नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी चैप्टर में हिंदी में व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण से व्याकरण बना है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। तो सबसे पहले हम व्याकरण में स्टार्ट करेंगे। व्याकरण व भाषा के अंग। तो व्याकरण व भाषा के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के भी 3 अंग होते हैं और भाषा के भी 3 अंग होते हैं। देखिए, भाषा एक साधन होता है और जिसको भली भांति शुद्ध लिखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो व्याकरण व भाषा के 3 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। तो भाषा के 3 अंगों में जो सबसे पहला अंग है वो है वर्ण। तो देखिए, वाक्य होता है, वाक्य बनता है शब्दों के सार्थक मेल से और शब्द बनता है वर्णों के सार्थक मेल से। तो अब सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और वैसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है वो है ध्वनि। जैसे ए है, हम इसको उच्चारित करते हैं तो इस ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहते हैं। और इसके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होगी उसे वर्ण कहेंगे। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर हमें पूछा जाता है तो वो होती है ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हमें पूछी जाती है तो वो होता है वर्ण। यदि हमें भाषा की सबसे छोटी मौखिक या लिखित इकाई नहीं दे करके सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। आगे देखिए, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। तो देखिए, अर्थ शब्द का ही होता है, इसलिए अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है वो है शब्द। भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है वाक्य। यानी वाक्य का ही भाव या भावार्थ होता है, इसलिए भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य है। और भाषा का सबसे बड़ा अंग कहें या भाषा की सबसे बड़ी इकाई कहें तो वो भी होती है वाक्य। अब देखिए, आगे है वर्ण। तो देखिए, वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। तो स्वर भाषा की, स्वर की परिभाषा हम देखें तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई यानी ध्वनि, इसकी परिभाषा को हमने वैसे पहले ही पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। और वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन।
तो स्वर है वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, यानी स्वर को बोलने के लिए या स्वर को उच्चारित करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सकता है। जैसे ए है, तो इसको हम उच्चारित करेंगे तो ए, यानी अन्य कोई प्रकार की के वर्ण की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए इन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है, तो इसे स्वर कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, अर्थात जिन्हें बोलने में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या 11 होती है, जो निम्नलिखित है। ए, आ, ई, बड़ी, उ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से ये 11 संख्या होती है स्वरों की। अब कुछ कुछ जगह हमें देखने को मिलता है कि स्वर 10 होते हैं, स्वर 11 होते हैं, स्वर 13 होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। संस्कृत जो अपनी मूल भाषा है, उसके अंदर स्वरों की संख्या 13 होती है। वहाँ पर एक तो पड़ीरी होती है और एक लरी जो मूल भाषा में होती है। तो इस प्रकार मूल भाषा में 13 वर्ण होते हैं। और कुछ एक सुनने में आया है कि री स्वर वर्ण नहीं माना जाता, तो ऐसा नहीं है, री स्वर वर्ण है। इस प्रकार हिंदी में कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से हमने स्वर पढ़ा। तो स्वर की परिभाषा है वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, अर्थात जिन्हें बोलने हेतु किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वे स्वर कहलाते हैं। अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहले हमें स्वरों का वैसे तो वर्गीकरण मात्रा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर अनेक प्रकार से इनका वर्गीकरण होता है, परंतु हमारे खास करके हम ये रीड लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड के लिए व्याकरण को पढ़ा रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे वर्ण सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम वर्णों का सामान्य परिचय ले रहे हैं। तो स्वरों के वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण जो हमारे लिए उपयोगी है वो है मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। पहला ह्रस्व, छोटा, ये इनके पर्याय शब्द हैं। ह्रस्व, छोटा, लघु, एकमात्रिक, मूल स्वर, अखंडित। तो ये होते हैं संख्या में 4। कौन कौन से? ए, ई, उ, री। इन चारों की एक एक मात्रा होती है, इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर वर्ण कहा जाता है। दूसरा होता है दीर्घ वर्ण, इसी का पर्याय शब्द है बड़ा, गुरु, द्विमात्रिक। इस प्रकार से ये 7 दीर्घ स्वर्ण होते हैं। आ, ई, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये संख्या में 7 होते हैं, इन्हें दीर्घ वर्ण कहा जाता है। तो देखिए, ह्रस्व का अगर हम विलोम लेते हैं तो दीर्घ होता है, छोटा का बड़ा, लघु का गुरु, एकमात्रिक, द्विमात्रिक। इस प्रकार से
इनके पर्याय शब्द भी मैंने आपको साथ में बताए हैं। तो इस प्रकार से ये 13 स्वर वर्ण हैं। एक मात्रिक स्वर वर्ण, ह्रस्व छोटा 4 होते हैं। दीर्घ बड़ा गुरु या द्विमात्रिक स्वर वर्ण है वो 7 होते हैं। एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है, जो है ए, ऐ, ओ, औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है और ये दीर्घ वर्ण होते हैं, ये किसी न किसी संधि से बनते हैं, परंतु ह्रस्व स्वर वर्ण हैं उनमें किसी प्रकार की संधि नहीं होती है। तो इस प्रकार से ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण हमने पढ़े। इसी क्रम में आगे है नंबर 3 प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में देखिए, यदि किसी स्वर को लंबे समय तक लगातार उच्चारित किया जाता है तो वह प्लुत रूप धारण कर लेता है। जैसे ए है, ए स्वर वर्ण का अगर हम लगातार लंबे समय तक उच्चारित करेंगे ए, तो ये प्लुत स्वर का रूप ले लेगा। और जैसे हम शब्द बोलते हैं भैया, तो ये भी प्लुत स्वर हो जाएगा, ये भी प्लुत वर्ण हो जाएगा, स्वर वर्ण हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 से अधिक मात्राएं होती हैं। इसलिए जैसे ओम शब्द, इसमें प्लुत स्वर है ये। और प्लुत स्वर के अन्य उदाहरण भी, जैसे आसमान में बादलों की गर्जन है तो वो प्लुत स्वर में आएगा। जैसे कुपथ ध्वनि, कुएं के अंदर अगर हम कोई पत्थर डालते हैं तो ध्वनि काफ़ी देर तक गूंजती है, यानी प्लुत रूप धारण कर लेती है। तो ये देखिए प्लुत स्वर होते कितने हैं। तो हिंदी में इनकी संख्या होती है 8। ये संख्या में होते हैं 8। एक तो होता है ए और सभी दीर्घ वर्ण 7 और एक ह्रस्व का ए, यानी कुल जो प्लुत स्वर हैं वो हिंदी में 8 होते हैं। ए, आ, बड़ी, बडाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, यानी इन 8 स्वरों को प्लुत बनाया जा सकता है। इन 8 स्वरों को प्लुत बनाया जा सकता है। और संस्कृत में यानी मूल भाषा में अगर देखें तो वहाँ पर होते हैं 9। मूल भाषा में 9 होते हैं, परंतु हिंदी में 8 होते हैं। संस्कृत मूल भाषा में एक बड़ी री होती है, उसे शामिल किया जाता है और बड़ी री को शामिल करते ही स्वर हो जाते हैं। प्लुत स्वर मूल भाषा में 9 हो जाते हैं। तो ये हमने यहाँ स्वरों के वर्गीकरण में मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इनके तीनों प्रकारों को हमने पढ़ा। दूसरा भेद आता है वर्ण का व्यंजन। तो स्वर तो वो थे जो स्वतंत्र उच्चारित होते थे, परंतु व्यंजन वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं, अर्थात जिन्हें बोलने में अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, व्यंजन कहलाते हैं। यानी इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जाता, इनको बोलने के लिए हमें अन्य वर्ण की सहायता लेनी ही पड़ती है। जैसे कै वर्ण है, कै के अंदर ए की ध्वनि समाहित होती है, अर्थात व्यंजन, सभी व्यंजन वर्णों के अंदर स्वर समाहित होता है, यानी स्वर के मिलने से ही पूर्ण व्यंजन वर्ण बनता है। तो इनकी संख्या की बात करें तो व्यंजन हिंदी में 33 होते हैं जो निम्नलिखित हैं। अब 33 का नाम लेते ही आपके जहन में एक बात और आती है कि हमने तो छोटी कक्षाओं में व्यंजन 36 पढ़े हैं। तो देखिए, जो अंतिम 3 होते हैं अक्षय, त्रय, ज्ञ, ये संयुक्ताक्षर होते हैं, यानी संयुक्त अक्षर होते हैं। इन्हें व्यंजन में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए व्यंजन वर्ण है वो 33 ही होते हैं।
अब कौन कौन से होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला है क वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो पहला क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। दूसरा है च वर्ग, च वर्ग में ही 5 वर्ण होते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा ट वर्ग, ट, ठ, ट, ढ, ण। इसमें भी 5 वर्ण होते हैं। अगला है चौथा त वर्ग, त, थ, द, ध, न। इसमें भी 5 वर्ण होते हैं। पांचवा वर्ग होता है प वर्ग, इसमें भी 5 वर्ण होते हैं, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से हिंदी में 5 वर्ग होते हैं जिन्हें वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, वर्गीय वर्ण बोलते हैं। तो 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से कुल वर्ण होते हैं 25, जिनको सपर्शी वर्ण भी बोला जाता है। सपर्शी वर्ण का मतलब जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो मूल अंग है जिह्वा, वो किसी न किसी मुख के भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं सपर्शी वर्ण। तो ये हो गए 5 वर्गों में 5-5 वर्ण, इस प्रकार से 25 वर्ण। आगे है य, र, ल, व। ये संख्या में 4 होते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजनों में न लेकर के इनको बोला जाता है अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण है वो हिंदी में 4 होते हैं, य, र, ल, व। अगला है स, स और है, ये 4 होते हैं ऊष्म वर्ण। तो देखिए 4 ऊष्म वर्ण, 4 अंतस्थ वर्ण, 8 और 25 सपर्शी वर्ण। इस प्रकार से कुल व्यंजन वर्ण हैं वो होते हैं 33 वर्ण। हमने इनका अलग अलग विभाजन करके पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी अच्छी तरह से समझ में आए हैं, और आगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण में पढ़ेंगे। एक बात और मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जैसे ये यहाँ पर पहला वर्ग है क वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ और ग। ये होता है इसके जैसे होता है ये अक्षर, इस डे के नीचे अगर बिंदु लगता है तो ये उत्क्षिप्त वर्ण या ताड़नजात चिन्ह बोलते हैं इसे। तो ये 2 ही वर्णों के लगता है, यानी ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण जिनके नीचे ये ताड़नजात चिन्ह लगता है। इसका मतलब ये होता है इसके उच्चारण में जो प्राण वायु है वो बाहर निकल कर आती है, इन्हें फेंके हुए वर्ण भी बोलते हैं। और इसके आगे बिंदु लगता है जिसे पंचमाक्षर बिंदु बोलते हैं। तो ये भी आपकी समझ में आया होगा। इसी के साथ आज इतना ही, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। धन्यवाद।